हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास्त होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो सक्सेस पॉइंट के परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एंड हम आप सभी लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मोशन। हमने उस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है ना। एंड उसके साथ में जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है हम लोगों ने सभी टॉपिक को मैंने पढ़ाई कर लिया है हम लोगों ने। तो आज हम लोग उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे स्लोप क्या होता है। एंड साथ में स्लोप के बाद हम लोग आज पढ़ेंगे ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ग्राफ के बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप सभी लोगों का जितने भी डाउट होंगे सारे डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे हम। ठीक है, तो हमारे चैनल पे बने रहिए। एंड मेरे चैनल पे केमिस्ट्री का वीडियो भी अपलोड हो चुका है, तो आप जाइए और केमिस्ट्री का वीडियो भी आप देख लीजिए। तो चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा स्लोप। अब समझते हैं कि स्लोप का मतलब क्या होता है। अब देखिए, स्लोप का जो हिंदी मीनिंग होता है ना, उसको बोलते हैं ढलान। ढलान है ना। कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर में कोई दूसरा अगर लाइन अगर लिखते हैं ना, ये लाइन देखिएगा, इसके बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, तो क्या बोलते हैं कि ये झुका हुआ है। स्लोप का मतलब क्या होता है, ऐसे स्लोपिंग। हम लोग घर में कई बार ना, जब न्यू घर बनता है तो बाइक चढ़ाना होता है कई बार घर के अंदर में, तो हम लोग क्या करते हैं, सीढ़ी के ऊपर में स्लोपिंग बनाते ना स्लोपिंग हम लोग। वो क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि इतना वो झुका हुआ होना चाहिए ताकि बाइक चढ़ाने में दिक्कत ना हो। अगर इसी स्लोप को अगर ऐसे कर देंगे, ज़्यादा खड़ा कर देंगे, दिक्कत हो जाएगा ना, बाइक चढ़ाने में दिक्कत हो जाएगा। लेकिन उसी को हम लोग थोड़ा सा और नीचे झुका देंगे, ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना एंगल कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है हमारा, ये इससे हमको बाइक चढ़ाने में काफ़ी सुविधा होगा। इसी झुकाव को ही क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है। क्लियर है ये। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ये। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कोई भी कर्व है ना, कोई भी कर्व है या फिर कोई भी स्ट्रेट लाइन है, तो कहता क्या है कि यदि वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ध्यान सुनिएगा आप लोग, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो क्या कहता है डिफिनेशन स्लोप में कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी एंगल बनाए, तो उस एंगल का टेन ऑफ दैट एंगल, टेन थीटा, क्या बोले, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एंटी देखिए, अब हमारा एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, घड़ी का सुई तो चलता है ऐसे, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लियर है। अब इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है ना। देखिए एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी एंगल बनता है, टेन ऑफ दैट एंगल, टेन थीटा, इसी को क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है। क्लियर है। तो स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। एंड स्लोप को ही हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा कि स्लोप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस एंगल को एक नाम भी बोला जाता है, इस एंगल को बोला जाता है फॉरवर्ड एंगल, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनेगा, उस एंगल को बोला क्या जाता है, फॉरवर्ड एंगल बोला जाता है। क्लियर है। यदि क्लॉकवाइज में एंगल बोला अगर दिया रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बैकवर्ड एंगल बोलेंगे। स्वाभाविक सी बात है, एक फॉरवर्ड होगा तो एक बैकवर्ड होगा। ठीक है, ये फॉरवर्ड है तो इस डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है ये हमारा क्या होगा, बैकवर्ड एंगल होगा। ये थीटा है तो इसको हम लोग भी कुछ मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं। मान लीजिए कि इसको हम लोग अल्फा मान लिए, तो यहाँ पे जो अल्फा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा हो जाएगा हमारा बैकवर्ड एंगल। क्लियर है। तो ये क्या है, कोई भी कर्व दिया हुआ है तो कर्व के किसी पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये कोई भी कर्व है, मान लीजिए कि ये कोई कर्व है, ये है ना। तो इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, मान के चलिए ये पॉइंट ले लिए ए, यदि इस पॉइंट ए पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को
कहीं ना कहीं जाके मीट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये। तो एक्स एक्सिस के साथ इसका जो भी एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज में, क्लियर है। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, मान लेते हैं 30 डिग्री, तो टेन ऑफ 30 डिग्री का जो भी मान होगा उसी को क्या बोला जाएगा, स्लोप बोला जाएगा। क्लियर है ये। तो हमारा 1030 का मान है, आगे बताएंगे। इसे 1/√3 होता है, लिख देते हैं यहाँ पे 1/√3। एम का मान कितना होगा, 1/√3। बात समझ में आ गया। ये हो गया। कोई भी कर्व हो, कोई भी कर्व हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कैसा लिखा हुआ है कर्व, ये ऐसे लिखा हुआ है, इस तरीके का लिखा हुआ है। बोलेगा कि इसका जो है स्लोप निकालिए। तो स्लोप जो है पूरे कर्व का एक साथ नहीं निकलता है, बल्कि उस कर्व में कोई एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर निकालना है, अगर इसका स्लोप कितना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। यहाँ जो एंगल बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, टेन ऑफ दैट थीटा इक्वल टू स्लोप बोला जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कोई बोलेगा कि अगर यहाँ का निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जितना भी एंगल बनेगा, टेन ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा टेन थीटा 1, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा टेन थीटा 2। बात समझ में आया। तो किसी भी कर्व में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है, टेन ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड स्लोप। तो ये जो है अगर थीटा के टर्म में दिया रहेगा तो ऐसे निकालेंगे, है ना। तो पहले समझ लेते हैं भाई, जब थीटा का जो फॉरवर्ड एंगल बोल रहे हैं, तो थीटा का अगर मान के चलिए मान दिया रहेगा 30 डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है, तो जब तक उसका मान पता नहीं होगा तो कैसे निकाल लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 1030 लिखा हुआ है, अब 1030 का मान पता रहेगा तभी ना लिखेंगे स्लोप क्या होता है। तो पहले ये भी तो समझ लेते हैं कि सबका मान कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, अपने कॉपी में इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 10 में क्या होता है, 10 थीटा का मान देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे 0 होता है, जब 30 होता है, जब 45 होता है, जब यहाँ पे 60 होता है और यहाँ पे 90 होता है। 1 2 ये हम लोग इतना ही समझेंगे, इतना से हमारा काम बन जाएगा। तो 10, तो एम का मान कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे 10 0 डिग्री होगा तो 0 का मान कितना होता है, 10 0 का मान 0 होता है। ध्यान रखिए, इसको याद रख लीजिएगा आप। जब क्लास 10th में जाइएगा तो 10th क्लास वाले को जब मैथ पढ़ाएंगे वहाँ पे, तो इसका डेरिवेशन भी बताएंगे कि आखिर 0 क्यों होता है ना। तो यहाँ पे एम का मान कितना हो गया, 0 हो गया। 1030 का मान होता है 1/√3। 1045 डिग्री का मान होता है 1 होता है। 1060 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। 1090 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये कितना होता है हमारा, ये इनफाइनाइट होता है। 1090 डिग्री का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। एक और एंगल बता देते हैं इसमें, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो है अगर 180 डिग्री होगा, इसका भी मान कितना होता है, 0 होता है। ये क्लियर है ये। तो अपनी कॉपी में इसको मेंशन कर लीजिएगा कि 10 कितना डिग्री पे कितना होगा, एम का मान आएगा। क्लियर है ये मान पता होगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, डायरेक्ट हम लोग पुट करेंगे, उसका मान निकाल लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा ना ये। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि ये जो स्लोप है, ये स्लोप जो है क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव और भी कुछ हो सकता है क्या। आप ध्यान क्या रखिएगा, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, एंड स्लोप 0 भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1030 डिग्री आ रहा है तो पॉजिटिव लिखे 1/√3, 1045 डिग्री आ रहा है तो स्लोप का मान 1 होगा। ये पॉजिटिव लिखा हुआ है लेकिन स्लोप नेगेटिव भी होगा। अब समझते हैं कि स्लोप नेगेटिव कैसे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्लोप नेगेटिव कैसे होगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। यदि थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा। यदि थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा। क्लियर है। यदि थीटा जो है अगर 0 डिग्री होगा, उस कंडीशन पे स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं ग्राफ से। 0 डिग्री कैसे होगा, अब यहाँ देखिए, अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। यदि वो लाइन ऐसे खींचा जाए तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, क्या बोले थे, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा।
तो जब यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा, एंगल कितना होगा यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा। तो tan ऑफ 0 डिग्री कितना होता है, अब यहाँ पे देखिए tan थीटा जब 0 डिग्री है, m का मान कितना होता है 0 होता है, स्लोप कितना होगा 0 होगा। इसका क्लियर है। तो जो भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा उसका स्लोप कितना होगा 0 होगा। थीटा का मान 90 से बड़ा है। देखिए तो 90 से बड़ा होने का मतलब क्या हो गया, समझिएगा यहाँ पे कि जैसे कि मान के चलिए कि लाइन ऐसे खींचा हुआ है, अब ऐसे खींचा हुआ है, देखिएगा ये जो एंगल है कि 90 से बड़ा नहीं दिख रहा है क्या, जब ये मान 90 से बड़ा होगा इस कंडीशन में स्लोप का मान क्या होगा माइनस में आएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि 10 यहाँ पे क्या है कि क्लास आगे वाले क्लास में जाइए, जब जाइएगा तब उस समय पढ़ना होता है। ये बता भी देते हैं यहाँ पे कि जैसे कि अगर यहाँ पे 10 90 से ज़्यादा है, मान के चलिए 120 डिग्री है, तो 10 120 डिग्री का जो मान निकालना होता है इसको हम लोग लिखते हैं 10 90 प्लस 30 लिखते हैं। ठीक है। और बताए थे आप लोग, ये पता होगा, बताए रखे हैं पहले, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये 10 90 प्लस 30 करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, देखिएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक कंसेप्ट है, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। है ना कि 10 90 प्लस 30, तो 90 में 30 जोड़ना है। अब देखिएगा ये 90 डिग्री बन रहा है, 30 जोड़ेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, इस कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और 10 जब 90 में चेंज होगा तो 90 डिग्री जब चेंज होगा ना तो 10 क्या हो जाता है कॉट बन जाता है, माइनस कॉट 30 डिग्री। ये अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा, कारण क्या है कि ये क्लास 10 का कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि आखिर ये नेगेटिव क्यों होगा। ठीक है। कॉट 30 का मान क्या होता है, तो कॉट 30 जो है tan 60 के बराबर में होता है, इसका मान आएगा -√3 आएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ये देखिए अब वही आप लोगों क्या है इस क्लास में ये पढ़ना नहीं है, तो आप ये कैसे बना है इस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन ये प्रूफ करके आपको बता दिए हैं कि यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा मान। क्लियर है ये। चलिए tan थीटा अगर 90 से छोटा होगा तो उस कंडीशन में तो पॉजिटिव होगा ही होगा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिएगा ये लाइन ऐसे हुआ, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या है 90 से छोटा बन रहा है। ये क्लियर है ना, ये एंगल 90 से छोटा है तो पॉजिटिव है, 90 से बड़ा है तो नेगेटिव है, ये 0 डिग्री है तो क्या बनेगा हमारा 0 होगा स्लोप इसका। ठीक है। चलिए एक और बताए थे इसमें अलग से, इसमें मान के चलिए कि अगर वो ग्राफ जो है अगर इस टाइप का अगर है, तो अगर वो ग्राफ जो है y एक्सिस के पैरेलल है, ये क्या है y एक्सिस के पैरेलल है, तब क्या होगा जब y एक्सिस के पैरेलल होगा इस कंडीशन पे जो स्लोप है ना वो डिफाइंड नहीं होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा अनडिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं होता है। ये क्लियर है। ये जो डिफाइंड है वो नहीं होता है। डिफाइंड क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिएगा ये x एक्सिस के साथ ये परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि y एक्सिस के अगर ये पैरेलल है तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना डिग्री बनेगा, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो देखिएगा जरा सा स्लोप निकालना हो तो 10 90 डिग्री क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पे 10 जो है 90 डिग्री कितना मान लिखा हुआ है, इनफाइनाइट लिखा हुआ है। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, कोई मतलब ही नहीं बनाना इसका, इसीलिए ये क्या होता है अनडिफाइंड टर्म होता है। तो मेरे समझ से आपको ये समझ में आया होगा कि स्लो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, 0 कब होगा, एंड साथ में अनडिफाइंड कब होगा। चलिए जब यहाँ तक टॉपिक आपको समझ में आ चुका है तो आप इन सारे टॉपिक्स को अपने कॉपी में लिख लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड डिफरेंट ग्राफ्स को समझते हैं। ग्राफ कैसे क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर जरूर होता है, लेकिन इसका ग्राफ लगभग सेम होता है, इसीलिए हम लोग दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे। अब इसका जो ग्राफ है इसमें समझते हैं पहले क्या, दो टाइप का इसमें ग्राफ होगा। पहला ग्राफ क्या होगा कि मान के चलिए कि यदि उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, यदि एक्सेलरेशन 0 होगा तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि यदि एक्सेलरेशन 0 होगा तो 0 होने का मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। बात समझ में आया, तो यूनिफॉर्म मोशन है ग्राफ कैसे बनेगा। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लेते हैं टाइम ले लेते हैं, वाई एक्सिस में हम लोग क्या ले लेते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, है ना, दोनों ले सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि यदि एक्सेलरेशन 0 होगा,
है ना, यदि एक्सेलरेशन अगर 0 होगा, क्लियर है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन होगा तो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा ये, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और ये आगे की तरफ जाएगा, क्लियर है। ये तो क्या होगा, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड डायरेक्ट ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये क्लियर है। ये जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो। दूसरा है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी दो टाइप का होगा, या तो वो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, नहीं तो उसका एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। बात समझ में आ रहा है। तो एक्सेलरेशन जिसका कांस्टेंट होगा वही हम लोगों को पढ़ना है अभी, कांस्टेंट नहीं होगा तो वो नहीं पढ़ना है अभी। इस कंडीशन पे जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ देखिए कैसा होगा। जैसे ये जो है हमारा डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, इसको डी लिखते हैं, इसको हम लोग टाइम लिखते हैं। ये जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, ये क्लियर है। ये यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बात समझ में आ गया। तो इसको बोलेंगे मोशन कैसा है, वो एक्सेलरेटेड मोशन है ये, बात समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ग्राफ है हमारा स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको समझते हैं अच्छे से कि कैसे। मान के चलिए यदि उसका स्पीड कांस्टेंट है टाइम के साथ, जैसे ये वाला केस हुआ ना, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है तो टाइम के साथ उसका स्पीड कांस्टेंट होगा। यदि उसका टाइम के साथ स्पीड कांस्टेंट होगा तो पहला केस क्या बनेगा हमारा, कि स्पीड कांस्टेंट होगा, है ना, मतलब वेलोसिटी क्या होगा उसका, कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब मोशन कैसा होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, है ना। अब यहाँ पे वेलोसिटी का चर्चा किए हैं तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की जब चर्चा करेंगे, इसका मतलब है कि डायरेक्शन का चर्चा नहीं हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड का चर्चा हो रहा है। ये तो मतलब मैग्नीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट है। इस कंडीशन पे जो ग्राफ बनेगा वो ध्यान से देखिएगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब देखिए ये टाइम है, ये स्पीड है या वेलोसिटी, क्या बोले कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी जाकर के यूनिफॉर्म मोशन है। ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टाइम बढ़ रहा है, लेकिन उसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है। तो ऐसे ग्राफ कहाँ पे जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। बात समझ में आ गया ना, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। दूसरा होगा यदि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो होगा लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन पे जो ग्राफ होगा, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, वो क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी यूनिफॉर्मली रूप से बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगा। ये क्लियर है। ये इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, VT ग्राफ हो गया। ये समझ में आ गई बात यहाँ पे। ये हमारा क्या हो गया, जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा उस कंडीशन पे हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा, है ना, कि VT ग्राफ जो कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, जब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग आगे जो बढ़ते हैं, तीसरा ग्राफ हमारा है एक्सेलरेशन वर्सेस, तीसरा है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इसमें भी दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन क्या होगा, या तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, है ना, यदि एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाएगा, है ना, यदि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, यदि एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन पे, तो एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये तो इसी एक्सिस पर आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ तो एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। तो जो हमारा एक्स एक्सिस है
उसी एक्स एक्सिस पे हमारा एक्सेलरेशन का ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है ये? चलिए ये हो गया। इसका दूसरा वाला देखते हैं। यदि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। यदि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, इस कंडीशन पे ये एक्सेलरेशन है हमारा एक्स एक्सिस पे, टाइम है वाई एक्सिस पे, ये ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। क्लियर है ये दोनों ग्राफ हमारा क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन 0 का हो गया, ये केस हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, उसका वाला ग्राफ हो गया हमारा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और साथ में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। अब थोड़ा सा और बेसिक समझते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और समझते हैं। अब देखिए, आप लोगों को एक दो फार्मूला बताए थे, क्या फार्मूला बताए थे कि एस इजकल टू वी टी बताए थे, एस इजकल टू वी टी बताए थे। तो वी इजकल टू क्या होगा, एस बाई टी, है ना, वी इक्वल टू क्या आएगा, एस बाई टी। उसके बाद एक्सेलरेशन बताए थे, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, है ना, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी बताए थे ना ये। अब देखिए इसका यूज हम लोग करते हैं कैसे, यहाँ पे जो हमारा वीटी ग्राफ है, ध्यान रखिएगा, इस वीटी ग्राफ में ये ग्राफ खींचा हुआ है, तो ग्राफ जहाँ तक खींचा हुआ हो, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, कहता है कि जो भी ग्राफ खींचा हुआ है, तो वीटी ग्राफ के बीच का जो एरिया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ये जो वीटी ग्राफ मान लीजिए पॉइंट यहाँ तक ले लिए, है ना, मान लीजिए पॉइंट यहाँ तक ले लिए, ये क्या हो गया, वीटी ग्राफ के बीच का एरिया दिख रहा है ना एरिया। ये ध्यान ये रखिएगा कि वीटी ग्राफ के बीच का जो एरिया है क्या है, इसको देखिएगा। यदि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, यदि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो स्पीड टाइम ग्राफ के बीच का एरिया जो भी आएगा वो हमारा डिस्टेंस होगा। क्लियर है, स्पीड टाइम ग्राफ अगर दिया रहेगा तो उसके बीच का एरिया डिस्टेंस देगा। यदि वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यदि वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उसके बीच का जो एरिया आएगा वो हमारा देगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा ये, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देगा, एंड जब ये स्पीड टाइम ग्राफ रहेगा तब ये डिस्टेंस देगा। अब ये जो है क्लियर ज़्यादा होगा कब, जब एक दो क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बीच का जब एरिया निकालते हैं, मान लीजिए पॉइंट है, तो ये जब एरिया निकालते हैं, ध्यान क्या रखिएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में यहाँ पे इसका जो एरिया आएगा, ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया आएगा वो एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, पहले कितना था अभी कितना है, वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है वो हमें बताता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बीच का एरिया बताता है। क्लियर है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे की ओर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था उसी पे दो तीन सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये जो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया है वो एरिया निकालिए। अब देखिए, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, और ये जो सवाल है ये एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ है ना। हमने क्या बताया था, एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ जब दिया रहेगा तो उस कंडीशन पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा तो वो क्या देगा, मैंने बताया था यहाँ पर देगा चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया आएगा, जो भी एरिया आएगा, ये एरिया क्या होगा, इस एरिया को बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया आएगा, यहाँ पे एरिया क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। बताया था ना, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा एरिया देगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यदि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा
तो वो एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। चलिए हम इसका एरिया निकालते हैं। अब ग्राफ में क्या समझते हैं यहाँ पे, देखिए ये लिखा हुआ है 4, ये लिखा हुआ है -6। ग्राफ हमारा, ओरिजिनल ग्राफ हमारा क्या समझिएगा, ग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, यहाँ से स्टार्ट होकर के ये ऊपर की ओर गया है, गया, फिर यहाँ से वो ग्राफ यहाँ गया है, फिर यहाँ से जो ग्राफ है वो यहाँ से 5 को कट करते हुए नीचे की तरफ आया है, और ये ग्राफ 6 को नीचे बढ़ाते हैं तो यहाँ जा करके मिल गया। तो इसके बीच का एरिया है। अब देखिएगा इसके बीच के एरिया क्या होगा, ये होगा इसके बीच का एरिया, इसके बीच का एरिया ये वाला होगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये होगा बीच का एरिया। अब देखिए, अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें डायरेक्शन होगा, तो एक्स एक्सिस के नीचे डाउनवर्ड में जो भी बनेगा डायग्राम, यदि उसके एरिया निकालेंगे तो वो एरिया हमेशा निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे ऊपर में जो भी एरिया आएगा वो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है ये? चलिए हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया निकालते हैं, सबसे पहले ये देखिएगा, अगर हम यहाँ पे O लिख देते हैं, ये A लिखते हैं, यहाँ पे B लिखते हैं, ये C लिखते हैं, यहाँ पे D लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं E, यहाँ पे लिखते हैं F, यहाँ पे लिखते हैं G, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि OAB का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस ये हमको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ना, ACDB, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस, देखिएगा ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, CDE, CDE दिख रहा है। एंड ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाला को ऐड करेंगे, एक्स एक्सिस के नीचे वाला को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस एरिया को हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, EFG, EFG। समझ में आई बात यहाँ पे? चलिए निकालते हैं। OAB का एरिया क्या होगा, अब देखिएगा ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 गुने बेस गुने हाइट। अब देखिएगा क्या ये बेस ये है, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, तो बेस हो गया 3, ये हो गया हाइट। अब देखिएगा ये हाइट, ये हाइट यहाँ पे होगा, वही हाइट ये भी होगा, और ये कितना लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है? इस रेक्टेंगल के एरिया देखिए, रेक्टेंगल में ये है 4 और 3 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, 4, तो 1 इंटू 4 प्लस, अब इस ट्रायंगल के एरिया यहाँ भी सेम होगा, 1/2 गुने बेस गुने हाइट। अब देखिए बेस कितना है, 1 है, ये 4 है और 5 है, बेस कितना हो गया, 1 हो गया, हाइट कितना हो गया, ये 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें से माइनस करेंगे इसका एरिया, इसका बेस कितना होगा, ये 5 है, 6 है, बेस कितना होगा, 1 यूनिट होगा, तो 1/2 गुने बेस गुने ये हाइट, ये हाइट कितना, ये हमारा 6 है। ये या तो आप इसको डायरेक्ट -6 लिखिएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो बाद में माइनस ऑटोमेटिक आ जाएगा, और नहीं तो अगर 6 लिखिएगा तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस लगाना है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा 2 से कटेगा 2 बार में, ये 6 हो गया, 6 + 4, 2 से कटेगा 2 बार में, ये आ गया +2, माइनस 2 से कटेगा 3 बार में, ये आ गया 3, 6 4 10, 10 में 2 जोड़ेगा 12, 12 में 3 माइनस होगा तो कितना आएगा, ये हमारा 9 आएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 9 मीटर आ गया। यही हो गया हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो उस ऑब्जेक्ट में कितना का चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट में, 9 मीटर में, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ हमारा, 9 मीटर हुआ। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा ना ये। चलिए अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे जब एरिया निकालना है, गौर कीजिएगा, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक गया, ए हो गया, यहाँ पर आया, बी हो गया, यहाँ से गया, A B, फिर C, फिर यहाँ पर D, और यहाँ पे खत्म हो गया, E पे खत्म हो गया। तो नहीं लग रहा है इस ट्रायंगल का एरिया और ये हमारा जो भी रेक्टेंगल या स्क्वायर बन रहा होगा इसका एरिया, इसी दोनों का एरिया निकालना है हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी में। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, चेंज इन वेलोसिटी में। इस ट्रायंगल का निकालेंगे एरिया, राइट लिखते हैं हम लोग, समझ में आ गया होगा बेसिक। ट्रायंगल OAB क्या होगा, 1/2 गुने बेस गुने हाइट। देखिएगा ये बेस कितना है, ये 4 लिखा हुआ है, हाइट कितना है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 1/2 गुने बेस गुने हाइट। और इसमें से इसके लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये आपको बता चुके हैं। अब देखिएगा इसका क्या है, लेंथ गुने ब्रेथ, ये 4 है, ये 8 है, ये हो गया 4, तो 4 इंटू,
और ये कितना हो गया, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 हो गया। ये 4 और ये 2, 4 दूना 8, माइनस कर देंगे, 2 से 2 कट गया तो 4 माइनस 8, ये कितना आ गया, -4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास कितना आ गया, चेंज इन एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हो रहा है कि पॉजिटिव ना आकर के नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। ध्यान रखिएगा हमेशा यहाँ पे वेलोसिटी घट रहा है। बताया था ना आपको, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है, लेकिन स्पीड क्या होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। वो क्लियर है। यहाँ पे कितना आ गया, -4 मीटर पर सेकेंड, मतलब उससे घट रहा है वेलोसिटी, स्वाभाविक सी बात है। अब तीसरा ग्राफ इसमें क्या है, जब हमने आपको स्लोप पढ़ाया था तो स्लोप के रिगार्डिंग सवाल है। देखिएगा ये वेलोसिटी टाइम लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ये एक लाइन है ए, इस लाइन का 25 डिग्री एंगल है एक्स एक्सिस के साथ। सेकेंड लाइन है वाई एक्सिस के साथ, कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बताइए ए का जो स्लोप होगा, बी का जो स्लोप होगा, उस दोनों का रेशियो आप निकाल के बताइए, है ना, मतलब एक्सेलरेशन का निकाल के बताना। अब देखिए ये VT ग्राफ लिखा हुआ है और हम बता रखे हैं क्या कि VT ग्राफ में क्या होता है कि जो स्लोप निकलता है, ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल V बाई डेल टाइम डेल टी, ये बताया है आपको, हम कुछ देर पहले ही बताए थे। तो एक्सेलरेशन में क्या है, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एक्सेलरेशन है वो स्लोप के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, VT ग्राफ में ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये एक्सेलरेशन बोलिए या फिर स्लोप बोलिए, यहाँ पे बराबर होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ओनली VT ग्राफ के लिए। VT ग्राफ में एक्सेलरेशन जो होता है उस लाइन का स्लोप होता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है 25 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे जो भी हम स्लोप निकालेंगे वही इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब इस लाइन का हमको स्लोप निकालना है, तो बताए क्या थे, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना भी एंगल बनता है, टेन ऑफ दैट एंगल इक्वल स्लोप। तो पहले वाला जो लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, मान के चलते हैं पहले वाला लाइन का स्लोप m1 होगा। स्लोप कितना हो जाएगा, 10-25 डिग्री हो जाएगा। दूसरे वाले लाइन का स्लोप लिखते हैं m2, 10 कितना होगा। अब देखिए हम क्या बताएं, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। अब देखिएगा जब ये 40 डिग्री है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री होगा, क्या ये 50 डिग्री के बराबर नहीं होगा क्या, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ये 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, 10 ऑफ 50 डिग्री। क्लियर है। अभी क्या बताएं कि जो फर्स्ट वाला ग्राफ का स्लोप और एक्सेलरेशन दोनों बराबर होगा, सेकेंड वाले ग्राफ का एक्सेलरेशन और स्लोप बराबर होगा। इसको MA लिख देते हैं, इसको MB लिख देते हैं ताकि क्लियर रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ग्राफ बाई एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड ग्राफ का ए बाई स्मॉल ए एक्सेलरेशन का रेशियो है। तो फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन कितना है, 10-25 डिग्री, सेकेंड वाले का कितना है, 10-50 डिग्री। यही हो गया हमारा आंसर, कारण कि इसका वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा वैल्यू, पुट करके हम लोग निकाल देंगे। तो आज वीडियो यहीं पर रहने देते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप इसी तरह से चैनल पे बने रहिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितने भी मैंने थ्योरी पढ़ाया है आप एक बार जाके किताब में उसको ज़रूर देखिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, एंड इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे उसको आप ज़रूर बनाइएगा। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको थ्योरी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बायोलॉजी नहीं है, बायोलॉजी में थ्योरी आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन इसमें कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं बनाएंगे आपके दिमाग में कभी भी फॉर्मूला बैठेगा ही नहीं। तो आशा करते हैं कि आप मेरी बात को समझ रहे होइएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर क्वेश्चंस बनाइएगा इसके ऊपर में, एंड आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगे हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, एंड आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक करना और आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो हम आपके लिए लाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स इसी चैप्टर में एक टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन, उसको हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, एंड साथ में काफ़ी सारे ढेर सारे सवाल भी हम लोग करेंगे। और हम बहुत जल्द ही आप लोगों के समक्ष लाइव क्लासेज लेके आने वाले हैं, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए उस घड़ी का। फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय बाय।